अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव करेंगे। और उसके लिए एक टेक्निक है डायमेंशनल एनालिसिस, इसको यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिए, स्टेप बाय स्टेप सारी बात समझाऊंगा। इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी से बात समझ आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपने ये एनालिसिस करना है कि पेंडुलम के टाइम पीरियड पे कौन कौन सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। टाइम पीरियड ये है, ओके। टाइम पीरियड को हम टी से जाहिर करते हैं, और अगर हम पेंडुलम को पॉइंट ए से छोड़ें तो बी पे जाने के बाद वापस जब ये एक पे आएगा, ए पे आएगा, तो एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा। इस चक्कर को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और फार्मूला ड्राइव करने के लिए आपने अपनी कॉमन सेंस से एनालिसिस करना है कि ये टाइम पीरियड किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है। देखिए, सबसे पहले मेरी नज़र में हो सकता है कहीं मास पे डिपेंड करे, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है मास पे डिपेंड करे, तो हम लिख लेते हैं टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब यह है कि मास के बढ़ाने से टाइम पीरियड भी बढ़ेगी। ओके। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है जिस पे टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है मेरी नज़र में, वो ये एल है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। देखिए, आप जितनी भी चीज़ों को ऑब्जर्व करें, आप उन चीज़ों को इस एनालिसिस में डाल सकते हैं, उन फैक्टर्स को डाल सकते हैं। बाद में एंड में जो इक्वेशन आएगी आप देखेंगे कि जो फैक्टर्स जिन पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा होगा वो ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन में से डिलीट होते जाएंगे। तो अब अगर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि लेंथ के बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो हम ये लिख देते हैं कि लेंथ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसके बाद हम तीसरा फैक्टर देखते हैं। ऐसा मुमकिन है कि थीटा को बढ़ाने से, अगर हम फॉर एग्जांपल पॉइंट ए इधर की बजाय इधर से हम छोड़ें बॉब को, तो थीटा ज़्यादा हो जाएगा। तो हो सकता है थीटा के बढ़ाने से टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाए। तो इसको हम लिख लेते हैं कि थीटा आल्सो कैन वेरी द टाइम पीरियड, सो मे बी टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो हम इस तरीके से इसको भी लिख लेते हैं कि थीटा के बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ेगा। और इसके बाद जो चौथा फैक्टर हमें नजर आता है वो है ग्रेविटी, यानी कि ज़मीन की कशिश। जितनी ज़्यादा ज़मीन इस बॉब को खींचेगी, हो सकता है ये फैक्टर भी टाइम पीरियड को कम या ज़्यादा करे। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि टाइम पीरियड ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, एंड ग्रेविटी के बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ जाए। अब इन चार फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हम टाइम पीरियड की इक्वेशन निकालते हैं। इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं फॉर द टाइम बिंग उनको निगलेक्ट करते हैं। जैसे एयर रेजिस्टेंस, इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। इस जगह पे जो फिक्सचर है उसको भी हम निगलेक्ट कर देते हैं। सिर्फ इन चार फैक्टर्स को कंसीडर करके ये मेथड सीखते हैं। क्योंकि ये टाइम पीरियड मैथ पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी, थीटा पे भी, जी पे भी, तो हम टाइम पीरियड को लिख लेते हैं कि टाइम पीरियड कंबाइनली इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, मैथ, लेंथ, थीटा एंड जी। अब आपको पता है कि अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करना चाहें मैथ्स में, तो इसकी जगह पे हम इक्वल लगाते हैं और इसके साथ एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो इसी तरीके से हम करेंगे एल, थीटा और जी। ओके, इस इक्वेशन के बाद अब हम ये करेंगे कि इस वेरिएबल को एक पावर साइन करेंगे ए, इस वेरिएबल को बी पावर साइन करेंगे, इस वेरिएबल को सी और इस वेरिएबल को डी। इनके ऑर्डर्स को हम चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप पावर इसी तरीके से डिफाइन कीजिए। पहले को ए दे दें। अगर फॉर एग्जांपल पहले एल होता तो फिर एल की पावर ए बन जाती। ये इस पे रिजल्ट मैटर नहीं करता, तो आप कोई भी तरतीब रख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन तमाम वेरिएबल्स यानी मैथ, लेंथ, थीटा, जी और टी के डायमेंशंस लिखने हैं। तो टी की डायमेंशंस आपको पता है, दिस इज टी। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट ही आएगा। एम की डायमेंशंस आपको पता है, कैपिटल एम। लेंथ की डायमेंशंस आपको पता है कि दिस इज कैपिटल एल। इनकी पावर्स इनके ऊपर उसी तरीके से लिखते जाइए। थीटा की डायमेंशन 1 होती है, ये कैसे आएगी ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और जी की डायमेंशन क्या होती है ये भी हम देखते हैं। देखें, थीटा की डायमेंशन के लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि अगर ये एक सेक्टर हो तो दिस इज थीटा,
दिस इज रेडियस r क्योंकि ये सर्कल है, और दिस इज s। इस सेक्टर को सॉल्व करने का एक हमने मेथड पढ़ा था, इसकी इक्वेशन थी s इज इक्वल टू आर थीटा। ये आप मैथ्स में प्रूफ कर चुके हैं, इधर सिर्फ हम यूज़ करेंगे। इधर से अगर हम थीटा को निकालें तो इट बिकम्स s डिवाइडेड बाय r, और इसकी डायमेंशंस को देखें तो s भी लेंथ है और r भी लेंथ है, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद इसकी डायमेंशन 1 आ जाती है, इसलिए हमने इधर 1 लिखी है। तो मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये हमने ये किया है। अब g की डायमेंशन देखते हैं। g इज़ अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इसके यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर की डायमेंशन l है और सेकंड की डायमेंशन होती है t, और t का स्क्वायर। अगर इनकी डायमेंशंस को हम इकट्ठा करें या एक ही लाइन में करें तो ये बन जाएगा l t माइनस 2। लिहाजा g की जगह पे अगर हम उसकी डायमेंशन लिखें तो हम लिख सकते हैं l t माइनस 2 पावर d। अब इस चीज़ को भी मैं काट देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ डायमेंशन शो करने के लिए थी। वापस हम अपने एनालिसिस पे चले जाते हैं। इसके बाद हमने इस इक्वेशन की देखिए, अब इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे t है और राइट साइड पे आपके पास m, l, 1 और t है। तो इसको कंपेयर करने के लिए इसकी लेफ्ट साइड पे भी हम ये वाले वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। इन वेरिएबल्स को क्रिएट करने का एक बहुत ही आसान तरीका ये है कि देखिए, सबसे पहले m है तो हम इस साइड पे लिख सकते हैं m पावर 0। m पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इस साइड पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 नहीं आ जाएगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद l है तो हम l को क्रिएट करने के लिए इधर लिख सकते हैं l पावर 0। उसके बाद 1 है तो 1 को भी क्रिएट करने के लिए हम लिख सकते हैं 1 पावर 0। इन सब का आंसर 1 आएगा, और 1 जब मल्टीप्लाई होता है किसी चीज़ के साथ तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और उसके बाद हमारे पास t है तो t इधर ऑलरेडी मौजूद है, तो t की पावर है 1। अब इसकी जो दूसरी साइड है उस पे इन चीज़ों को हम अरेंज करेंगे, जैसे कांस्टेंट m पावर a, l पावर b, और l इधर से भी आएगा यानी कि l पावर d। इसको भी हम इसके साथ ऐड कर देते हैं b प्लस d, और उसके बाद है 1 पावर c, और इसके बाद सिर्फ t रह जाता है, t की पावर बन जाएगी -2d। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन का ये रूल होता है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर भी सेम हो जाती हैं, तो इधर m और m इनकी पावर भी सेम हो जाएंगी तो a इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये पहली इक्वेशन है। l और l इनकी पावर सेम होंगी तो b प्लस d इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, क्योंकि इधर l की पावर 0 है, इधर l की पावर b प्लस d है। उसके बाद 1 को देखते हैं, इधर 1 की पावर 0, इधर 1 की पावर c है तो c वुड बिकम 0। लेकिन t में अगर आप देखें तो इधर t की पावर 1 है और इधर t की पावर -2d है, तो ये बन जाएगा -2d इज इक्वल टू 1, और इसमें से d की वैल्यू निकल आएगी -12, और ये d की वैल्यू अगर हम इधर पुटअप करें तो b हमारे पास आ जाएगा 12। देखिए, ये a, b, c और d की वैल्यूज़ को हम अपनी इस इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इससे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट m पावर 0, चूंकि a की पावर 0 है और इधर a की जगह पे हम 0 पुट कर देते हैं, l पावर हाफ, थीटा पावर 0, चूंकि c की वैल्यू 0 है तो c की वैल्यू हम इधर 0 पुट कर देते हैं, एंड g इज इक्वल टू -12। अब इसमें से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि m की पावर 0 1 होता है, थीटा की पावर 0 1। अब आप ये देखिए, इसका मतलब ये है कि t, चूंकि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो t ना मैथ पे डिपेंड करता है और ना ही थीटा पे। पहले हमने सोचा था कि हो सकता है ये मैथ पे डिपेंड करता हो सकता है ये थीटा पे डिपेंड करता हो, तो इस एनालिसिस ने, इस टेक्निक ने खुद से ही
मैस और थीटा को टाइम पीरियड में से एग्जैम्प्ट कर दिया, यानी कि टाइम पीरियड इन दोनों फैक्टर्स पे नहीं डिपेंड करता। तो अब हम देखते हैं कि टाइम पीरियड किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो ये बन जाएगी L पावर हाफ और सिर्फ G ये नीचे चला जाएगा और इसकी पावर भी हाफ। तो T वुड बिकम कांस्टेंट L ओवर G। लिहाजा टाइम पीरियड सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड ग्रेविटी। बाकी तमाम फैक्टर्स ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन में से डिलीट हो गए हैं। थैंक यू।